बातें हम लोगों को रिएक्टर पर हो रही थी। रिएक्टर क्या है? एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है। कल पढ़े थे क्या? रिएक्टर किसे कहते हैं भाई? हाँ, क्या है? जो न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रांसफर करे, किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। रिएक्टर ये न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कल ये सब बातें हुई थी। न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलने का संयंत्र है, उपकरण है, उसे ही रिएक्टर कहा जाता है। कल हो चुका है? अच्छा, बस हेडिंग किए थे। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। आज इसको थोड़ा लिख लो, ठीक है? क्लास का कम सेशन बचा है तो इसमें ज़्यादा चीज़ों को लिख लेना है, क्योंकि लिखी हुई बातें हमेशा काम आएंगी, ठीक है? नाभिकीय ऊर्जा ऐसे लिखो। रिएक्टर को, रिएक्टर एक उपकरण है। केवल हिंदी में बोले ना, क्या लिखे हो? रिएक्टर एक उपकरण है जो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रिएक्टर में विखंडन या संलयन की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। विखंडन या संलयन की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सके। सुनो, थोड़ा सा देखना। ये यूरेनियम 235-92 से यदि न्यूट्रॉन का कोई कण टकराता है, ठीक है, तो ये ब्रेक होता है, टूटता है। कैसे टूटता है? बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि टूटने के बाद बनता क्या है। तो ये दो भागों में टूटता है। एक होता है क्रोमियम, एक बनता है इससे क्रोमियम। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक पता है आपको क्रोमियम का? नहीं, ये तो पढ़ना था केमिस्ट्री में सब लोगों को। कितना होता है? 91-36 और ये 142 और 92 से 36 घटा लो, कितना बचेगा? 36 6 92 56 और 3 न्यूट्रॉन जो बाहर निकलते हैं, इसमें अधिशेष बचते हैं। यही ऊर्जा है, यही एनर्जी है। यही एक उदाहरण जो है विखंडन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है? ऑनलाइन वाले आप लोग कभी आते हो, कभी नहीं आते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा?
क्लास आप लोगों के पास है, उसके बाद भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आए जोड़ो ना भाई इसको, एक न्यूट्रॉन तो इससे टकराया था, इसको जोड़ो, कितना हो रहा है? 6 × 2 = 8 हो रहा है ना। और ये 9 × 4 = 13 के 3, हासिल कितना रहा? 1 और 1 का 1 2, ये 238, और ये 6 × 6 = 12 का 2, 5 × 3 = 8 है 1 9, ये मिला कंप्लीट तुम्हारा मैथमेटिक्स। ठीक है कि जो 200 जहाँ 35 था, कितना हो रहा है ये टूट करके? 238 बन रहा है ना। फिर अपने मूल अयस्क की ओर जा रहा है, बाकी जो खंड निकलते हैं वही यूरेनियम बचते हैं 3 गो, 235 और 238, कितना का अंतर है? 3 का। ये 3 ही तो है जो ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखना, आगे लिखना। नाभ जिसमें ऊर्जा प्राप्त की जाती है, रिएक्टर में प्रयोग किए गए, रिएक्टर में प्रयोग किए गए ईंधन, ईंधन, ईंधन समझते हो ना? जैसे यूरेनियम 235 है कि 233 है, 238 है, या फिर थोरियम का प्रयोग कर रहे हैं। अब तो भारत सरकार की तैयारी है कि थोरियम आधारित रिएक्टर का निर्माण किया जाए, FBR। अगर थोरियम आधारित रिएक्टर अगर हम बना पाते हैं तो क्या लाभ होगा थोरियम से हम लोगों को? थोरियम से क्या लाभ होगा? अरे थोरियम के लिए तो हम आयातक तो छोड़ दो, हम निर्यातक बनेंगे थोरियम का। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ थोरियम का भंडार है। कहाँ भंडार है? तो केरल के तटों पर मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है, नहीं जानते हो? तो सरकार अभी प्रयास कर रही है थोरियम से एनर्जी प्राप्त किया जाए। देखो ईंधन, सुनो, धीरे धीरे जीवाश्म ईंधनों पर से हमारी निर्भरता कम होते जा रही है ना। आने वाले समय में ईंधन के बहुत सारे स्कोप बनने वाले हैं। इस खाड़ी देश जो आज अपने को बहुत अमीर मानते हैं, संपन्न है भी, कतर की मुद्रा विश्व की सबसे महंगी मुद्रा होकर के भी कतर एकदम डेवलप स्टेट में बना हुआ है। कारण क्या है? ईंधन का उनके पास जीवाश्म ईंधन का भंडार है। लेकिन जिस दिन निर्भरता कम हो जाएगी, उन्होंने अपना तेल रखेंगे वो लोग, वो भी जानते हैं कि बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। तो धीरे धीरे देखो सब शिफ्ट कर रहे हैं। यूएई तो शिफ्ट कर चुका है कंप्लीट, टूरिज्म वगैरह उसने अपने इकोनॉमिक में डाल दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सुमित पर डे क्लास करते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, क्लास का अंतिम समय चल रहा है, रेगुलर रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। सुनो क्या लिखे हो भाई? तो ईंधन, ईंधन, शीतलक, शीतलक, ये एनर्जी, कूलिंग। अब मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सब हिंदी मीडियम वाले हैं। शीतलक, मंदक और, मंदक और नियंत्रक के आधार पर, मंदक और नियंत्रक के आधार पर, के आधार पर, नियंत्रक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। रिएक्टरों को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं? ईंधन के आधार पर, शीतलक के आधार पर, मंदक के आधार पर और नियंत्रक के आधार पर। सब ठीक है। विखंडन किसको बोलते हैं? हाँ, जब कोई भारी नाभिक वाला कोई तत्व हल्के नाभिकों से टकराता है तो टूटता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। जैसे यूरेनियम नाइट्रोजन से टकराता, न्यूट्रॉन से टकराता है तो क्या होता है? उसे क्रोमियम ब्रोमियम में टूट करके और एनर्जी
पैदा करता है, क्रोमियम और ब्रोमियम में टूट करके, और बड़े मात्रा में एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन लिखवाना जरूरी रहेगा? नहीं रहेगा। संलयन क्या है? हाँ, जो दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी का निर्माण करते हैं, तो फिर आपस में टकराने से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, संलयन है। परमाणु बम आधारित है विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम आधारित है संलयन पर। परमाणु बम का अभी तक एकमात्र प्रयोग 6 अगस्त और 9 अगस्त को, याद है ना, अमेरिका द्वारा 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर। 6 अगस्त को जिस बम का प्रयोग किया गया उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय नाम से उसका प्रयोग किया गया था। जबकि 9 अगस्त वाला को फेटमैन था, उसका नाम क्या था? फेटमैन नाम से उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जितने मतलब प्री के व्यू से भी फैक्ट्स हो हैं, वो सब फैक्ट्स आप लोग कलेक्ट करते रहना, आगे बहुत काम आएगा मित्रों। एक चीज लिख लो, यूरेनियम का संवर्धन। यूरेनियम का संवर्धन, यूरेनियम का संवर्धन, यूरेनियम का संवर्धन, यूरेनियम का कलेक्ट करना, कलेक्शन, संवर्धन। ठीक है, थोड़ा संस्कृत निष्ठ हिंदी हो जाता है, लेकिन लिखना वही है, हिंदी मीडियम वाले को तो वही लिखना है। ठीक है, देखो, प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त यूरेनियम, प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त यूरेनियम अयस्क, प्राप्त यूरेनियम अयस्क मुख्यतः यूरेनियम के 238 वाले, यूरेनियम के 238 वाले समस्थानिक से मिलकर बना होता है। 238 वाले समस्थानिक से मिलकर बना होता है। प्राकृतिक यूरेनियम में, प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 238 की मात्रा यूरेनियम 238 की मात्रा 99.3% होती है, जबकि यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7% होती है, 0.7% होती है, 0.7% होती है। अत्यंत नगण्य मात्रा में, अत्यंत नगण्य मात्रा में यूरेनियम 233 भी पाया जाता है, यूरेनियम 233 भी पाया जाता है। आप लोग क्वेश्चन बना रहे हो प्री के लिए? प्री के लिए तैयार हैं? कितने लोग आईएएस 2024 भरेंगे? 14 फरवरी को फॉर्म आ रहा है, नहीं है? यूपीएससी कितने लोग भरने वाले हैं? कोई नहीं?
हाँ भरेंगे। हाँ कुछ हाथ तो उठ रहा है आपका, क्यों ग्रेजुएशन ही हुआ है तो 100 रुपया लगता है, पटना में सेंटर रहता है। कारण क्या है, बीपीएससी चला यूपीएससी की ओर, जब दामन यूपीएससी का पकड़ेंगे तो बीपीएससी पकड़ाएगा, अन्यथा प्री परेशान करेगा बीपीएससी का। मेरी बातों को गांठ बांध के रख लेना, ठीक है। जब अगर यूपीएससी से टकराने की हिम्मत नहीं है तो बीपीएससी महंगा पड़ेगा प्री में, मेंस नहीं प्री में, ठीक है। अगर प्री पास करना है तो यूपीएससी से टकराने की हिम्मत रखो, उस स्तर पर अपने को तैयार करो और प्री निश्चित रूप से होगा। मेंस देखो बीपीएससी एक ऐसा फंडा अपनाया है ना कि बीपीएससी का प्री पास करना ही चैलेंजिंग है। मेंस बीपीएससी का बहुत आसान है, मेंस में कुछ है ही नहीं। इस साल भी क्वेश्चन देखे, हमने डिस्कस भी किया, क्लास में भी एक दिन बताए। तो बीपीएससी का मेंस का बहुत मतलब जाना पहचाना एरिया है, उसमें गेस करके पढ़ लोगे काम चल जाएगा। लेकिन प्री के लिए तो अब आपको तैयार रहना पड़ेगा आईएएस स्तर पर, ठीक है। और हमने आप ही लोगों के सुविधा के लिए, व्यू बहुत कम आता है, मेरा एक आईएएस पीसीएस चल रहा है ना, हमको पता है कि उस पर व्यू कभी नहीं आएगा 1000 से ज़्यादा, क्योंकि उस स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या नगण्य है। मेरी भाषा शैली में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम मिल जाएगी, लेकिन हम नहीं छोड़ते हैं उसको। और आज से वो क्लास मिशन बीपीएससी पर चलेगा, आप लोगों को उसको पढ़ना चाहिए, बनाना चाहिए। जस्ट आपका क्लास छोड़ेंगे 4:30 बजे और उस क्लास के लिए चढ़ जाएंगे। हाँ मिशन बीपीएससी जो एक और चैनल है ना, एक चैनल मिशन 50 आईएएस है और दूसरा चैनल कौन सा है, मिशन बीपीएससी, इस पर वो क्लास लेंगे, ठीक है। आप लोग इसको बनाओ, क्वेश्चन को हर हाल में बनाओ। अगर नहीं आता है तो सीखोगे कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना स्तर तक पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसके लिए ना सब चल रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर उतना बड़ा मेहनत करने की क्या जरूरत है, आसान क्वेश्चन से जब काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। बीपीएससी का प्री टफ है, मेंस आसान है। तो प्री के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, आईएएस के प्रश्न बनाइए, आईएएस का पेपर दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है नहीं होगा तो। कोई आपका बहुत बड़ा संपत्ति थोड़े ले रहा है आईएएस। 100 रुपये का फॉर्म, पटना में सेंटर है, घर का खाना खा के जाओ, परीक्षा दे के सामने घर खा जाओ, घर आके खाओ, लगता क्या है आपका, ठीक है। 14 फरवरी को फॉर्म आ रहा है, आप समय के साथ अपना फॉर्म भर लेना और पेपर जरूर दे देना एक बार, ठीक है। कुछ सोच रहा होगा कि अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, किस दिन के लिए अटेम्प्ट रखोगे, मैंने कहा के लिए रखोगे भाई अटेम्प्ट बचा के। हाँ 6 वो कम थोड़े है, अरे 6 8 ये अटेम्प्ट कम नहीं है इस स्तर पर काम करने के लिए। तो आपको एक आध तो अजमा ही लेना चाहिए। तो समझ लो कि एक अटेम्प्ट तुम देखने ही जा रहे हो। अब कुछ तुम लोगों का कोनो ज्ञानी मिल जाएगा रास्ते में, कहेगा अरे बाप अटेम्प्ट बर्बाद मत करो, जब पूरा तैयारी हो जाना तब अटेम्प्ट देना। पूरा तैयारी होता है किसी का बीपीएससी आईएएस का जी, सुनो, अगर पूरी तैयारी होती, जी हाँ मैडम आइए, अगर पूरी तैयारी होती बंधुओं तो आज तक आईएएस का कट ऑफ कभी देखना 50% के इर्द गिर्द रहता है, कभी 50% से ऊपर जाता है, बस हमेशा 50% के इर्द गिर्द रहता है, कभी 50% पर सिलेक्शन होता नहीं। क्या मान के चलोगे कि भारत में किसी की भी आईएएस की पूरी तैयारी नहीं होती है। अगर पूरी तैयारी होती तो कट ऑफ 100% पर होता, 90% पर होता, 80% पर होता ना। आपके पास प्रमाण है और मैं बिना तर्क का बात नहीं करता हूं, करता ही नहीं हूं, चाहे जो भी हो जाए। हाँ होना भी नहीं चाहिए। अब मैं कोई मदारी थोड़े हूं कि आपको जादू दिखाने आया हूं, आपको हंसाने खिलाने आया हूं, मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मैं पढ़ाने आया हूं और पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो बातें होगी तर्क के साथ कहूंगा, बिना तर्क की बातें नहीं चलेगी, ठीक है। आप लोग भी जो लोग देख रहे हैं, आप लोग भी यूपीएससी भरिए, जहां मेरी सहयोग की जरूरत है वहां आप लोगों के साथ हर कदम पे खड़े हैं, ठीक है। चलो क्या बातें हो रही थी, हाँ नगण्य मात्रा में यूरेनियम 233 भी होता है, लिखो। प्राकृतिक यूरेनियम में, एक लाइन लिखना उसी में बंधुओं, प्राकृतिक यूरेनियम में
बस यही फिर है, ये है प्राकृतिक यूरेनियम में 233 वाला मीटर लिख लिए हैं जी। यूरेनियम का जो अयस्क है, इस यूरेनियम अयस्क में लगभग 99.7% यूरेनियम 238 है, 0.7% यूरेनियम 235 है, और बहुत नगण्य मात्रा में, ठीक है, यूरेनियम 233 है। ये तीनों फॉर्मेट को याद रखना, कभी भी आपसे जोड़ा जा सकता है। अभी तक इतना ही पढ़ाए हैं, पढ़ाई कि नहीं? तो अच्छे स्टूडेंट तो जब पढ़ने भी बैठते हैं, नोट्स भी पढ़ने बैठते हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठते हैं, 1-2 पेज पढ़ेंगे और उसको 2-4 लाइन में समराइज करके रख देते हैं। अच्छा, कौन कौन सा इसमें कोड वर्ड है जो सर ने पढ़ाया है, जिसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, कोड कर दो, उसको फटाफट कर लो, ठीक है। चलिए, लिखना यूरेनियम, चाहे ऐसे लिखो, प्राकृतिक यूरेनियम में, नेचुरल यूरेनियम में, प्राकृतिक यूरेनियम में 238 की मात्रा कम करना, 238 की मात्रा कम करना और 235 के प्रतिशत को बढ़ाना, 235 के प्रतिशत को बढ़ाना यूरेनियम का संवर्धन कहलाता है। यूरेनियम का संवर्धन कहलाता है। यूरेनियम का संवर्धन कहलाता है। रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ 238 and increase the quantity of 235 called यूरेनियम संवर्धन। दिक्कत है? चलो, संवर्धित यूरेनियम अधिक दक्ष होता है। संवर्धित यूरेनियम, कलेक्टिव यूरेनियम जो है, कलेक्टिव यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम अधिक दक्ष होता है, अधिक दक्ष होता है अर्थात इसकी कम मात्रा भी अधिक ऊर्जा पैदा कर सकती है। इसकी कम मात्रा भी अधिक ऊर्जा पैदा कर सकती है। इसका कम मात्रा भी अधिक ऊर्जा पैदा कर सकती है। नाभिकीय बम बनाने के लिए, नाभिकीय बम बनाने के लिए संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय बम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? संवर्धित यूरेनियम का बम बनाते हैं। संवर्धित यूरेनियम का बम बनाते हैं जिसमें 40% तक, 40% तक संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वहीं एज ए
3% संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग 3% संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। 3% संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? जी हाँ, ऊर्जा जो हम लोग ये रिएक्टर में प्रयोग करते हैं उसमें कितना करते हैं? 3% संवर्धित यूरेनियम। डाटा तुम लोगों के सामने है, अब तुम लोग कैलकुलेट मत करने लगना कि कितना यूरेनियम का संवर्धित किया जाएगा तो 3% मिलेगा। बहुत हेवी कैलकुलेशन है, वो बहुत चरणों से गुजारना पड़ेगा। जैसे 99.7% है 238 और 235 के लिए 0.7%, ये 235 है। जब इसका संवर्धन करना शुरू करोगे इसका, तो संवर्धन करने के बाद जो मात्रा 97% जो है यूरेनियम 238 हो और 3% जब संवर्धित यूरेनियम 200 होने लगे, ये 3%, तब इस यूरेनियम का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं किसके लिए? ईंधन के लिए। और इसको रोटेट करते 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 जब 60-40 हो जाए तब किसी को ईश्वर ना करे कि फिर किसी देश को देखना पड़े, है कि नहीं है, जिसको नागासाकी और हिरोशिमा ने दिखा है। कहते हैं ना गांव में कि सहने की क्षमता भी इंसान को सबसे दक्ष बनाती है। मुझे तो आश्चर्य होता है और हर्ष भी जापानी लोगों के पेशेंस पर, धैर्य पर, कि परमाणु हमला झेलने वाला व्यक्ति देश परमाणु बम नहीं बनाया। कहा कि हटाओ बम, हम ऐसी तकनीक बना लेते हैं कि परमाणु हमला से निजात पा लेंगे। आज क्या है हम लोगों के कि बदले की भावना में जल रहे हैं, उबल रहे हैं, नहीं है? किसी ने एक बोला तो हम 3 बोल जाते हैं। हाँ, पाकिस्तान को देखो, भारत ने बना लिया तो कहा हम भी बनाएंगे, है कि नहीं है? और बहुत बार उसका उदाहरण दे दिए हैं। अब उस नालायक का नाम रखने का भी मन नहीं होता है, ठीक है, हटाओ उसको। बार बार किसी एक व्यक्ति का नाम रख, एक देश का व्यक्ति का नाम रखने से व्यर्थ की उसकी जो है थोड़ा नेम फेम बढ़ने लगता है। तो भारत में भी पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें किस मामले में हम लोग को टक्कर दे रहा है? किसी मामले में टक्कर नहीं दे सकता है। न उसका सोच उस स्तर का है, न उसकी इकोनॉमी है, न उसके यहाँ कोई स्थिति है क्या? आतंकवाद, यही सब चीज़ें हैं ना। तो इसलिए उसका व्यर्थ का नाम लेना ठीक नहीं है। हमारी कंपटीशन है विश्व में, अमेरिका से हमारी कंपटीशन है, कुछ यूरोपीय देशों से, हम वहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है, और वो बम बनाना चाहता है, वो आतंकवाद देना चाहता है। सुनो एक चीज और देखो, भारत सरकार कहीं ना कहीं जापान के धैर्य को बहुत अच्छे से समझती है। पाकिस्तान भारत को बार बार प्रायोजित आतंकवाद से परास्त करता है, और भारत क्या करता है? भारत कभी आतंकवाद का समर्थन करता है क्या? वो कभी कहा है कि मुजाहिदीन जैसा हम भी एगो मुजाहिदीन बना के पाकिस्तान में डाल देते हैं? कभी किया है? नहीं। भारत कहता है तुम्हारे आतंकवाद का खात्मा करेंगे। और दिल्ली घोषणा से लेकर के और जहां भी देखो, भारत का एक ही स्टैंड है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, है कि नहीं है? किसी घोषणा में भी तो कमोबेश हम लोग जापान के उससे रास्ते पर हैं जो जापान ने किया। जापान विश्व का एक ऐसा देश है जो कंप्लीट अपने यहां परमाणु हमले से बचने का विकल्प ढूंढ लिया है। क्या विकल्प है? उसने हर अपने शहर में, गांवों में अंडरग्राउंड पार्किंग बना रखे हैं, जहां पूरी जनसंख्या को 3 महीने तक अंदर रखा जा सकता है सारी व्यवस्थाओं के साथ। क्योंकि परमाणु हमले का असर सरफेस पर होता है, धरातल पर होता है। जमीन में असर नहीं करेगा, वहां फ्यूजन नहीं होगा। अथी पे जल में नहीं करेगा, जल में फ्यूजन होगा नहीं। धरातल के नीचे नहीं विखंडन होगा। वो दक्षता हासिल किया है जापान ने, ठीक है। तब ना टेक्नोलॉजी में इतना आगे है
केवल नाम रख देने से कि जापानी तकनीक है महंगा हो जाता है। चाइनीज वाले को देखो, हाँ, लेकिन चाइना क्यों आगे है? चाइना क्यों आगे है? डीप प्रोडक्ट में वो दुनिया में सबका डुप्लीकेट कर दिया। चाइना किस लिए दक्ष हो गया? माने इकोनॉमी क्यों बढ़ गई उसका? उसने दुनिया में, हाँ बहुत महान काम है डुप्लीकेसी भी, उसने दुनिया में सबका डुप्लीकेट कर दिया। कहा कि चलो ये डुप्लीकेट कर लेते हैं, सब डुप्लीकेट बना दिया। एप्पल का फोन जो है यूएसए वाले कहे कि हम 1 लाख में बेचेंगे, वो अपने का 5,000 में एप्पल जैसा बेच देंगे। नहीं बेच देता है क्या? हम 5,000 में कहा एप्पल जैसा बेच देंगे। वहां के लोकल जो लोग हैं ना, वो फोन ऑन लेकर के जाते हैं, दुकान वाले को कह देते हैं कि ये टाइप का चाहिए, हमको 10,000 का चाहिए। वो कहा ठीक है, समय दे दीजिए 1 सप्ताह का, 10,000 में इसी टाइप का आपको दे देंगे। ऐसा भी उपलब्ध करा देते हैं सब, समझ रहे? हाँ, तो उसकी गारंटी क्या है? दुकान वाला कैसे बेचता है कि चल गया तो चांद पर और ना चला तो शाम तक, ठीक है? ये चल गया तो ठीक है, नहीं चलेगा तो शाम तक। चलिए कोई बात नहीं, समय कम है हम लोगों के साथ। हम लोग रहते हैं अपने क्लास पर। लिखिएगा रिएक्टर के प्रकार, रिएक्टर के प्रकार, रिएक्टर के प्रकार, रिएक्टर के प्रकार, रिएक्टर के प्रकार। बहुत बढ़िया, रिएक्टर के प्रकार। टाइप ऑफ रिएक्टर, इंग्लिश वाले क्या लिखोगे? टाइप ऑफ रिएक्टर। तो पहला प्रकार है हम लोगों का, मतलब इसको बांटेंगे हम लोग किस आधार पर? तो ईंधन के आधार पर। हमने कहा था ना कि ईंधक, शीतलक, मंदक और नियंत्रक के आधार पर रिएक्टरों को डिवाइड किया जाएगा। तो अभी हम बांट रहे हैं एनर्जी के आधार पर, बेस ऑफ एनर्जी, ठीक है? ईंधन के आधार पर पहला लिखना PHWR, पहला रिएक्टर हम लोगों का PHWR, PHWR। ईंधन के आधार पर हमने बांट लिया है PHWR, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, फुल फॉर्म होता है प्रेशराइज, प्रेशराइज लिखे बोर्ड पर क्या? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। दाबित भारी जल रिएक्टर हिंदी होता है, दाबित भारी जल रिएक्टर, दाबित भारी जल रिएक्टर, दाबित भारी जल रिएक्टर। दिक्कत है? ठीक है। दाबित भारी जल रिएक्टर। थोड़ा सा इसके बारे में 2 लाइन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं करेंगे। लिखो, इस रिएक्टर में, इस रिएक्टर में कितने लोगों का कॉपी जमा है हमारे पास? कल हमको कॉपी मिल गया है। हाँ ठीक है, आप लोगों का कॉपी मूल्यांकन हो रहा है, कल मिल जाएगा, ठीक है? कल हमको मिला है। चलो, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। हाँ, इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम, इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम, मंदक और शीतलक के रूप में, मंदक और शीतलक के रूप में भारी जल, मंदक और शीतलक के रूप में भारी जल और नियंत्रक के रूप में
नियंत्रक के रूप में कैडमियम की छड़ें, कैडमियम की छड़ें लाई जाती है। कैडमियम की छड़ें उपयोग में लाई जाती है। कैडमियम की छड़ें उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों आप लोगों के लिए हम ऐसे लिख दिए हैं कि एनर्जी यूज टू नेचुरल यूरेनियम कूलिंग कौन सा हम लोग वहाँ पर करते हैं कूलिंग के लिए, तो भारी जल। भारी जल क्या होता है? D2O, हैवी वाटर। भारी जल क्या? हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या? D2O होता है, पता है कि नहीं? वहीं कंट्रोलर के लिए कैडमियम की छड़ें, स्टिक ऑफ कैडमियम। दिक्कत है? नहीं है। चलिए, प्रकार के रिएक्टर को, इस प्रकार के रिएक्टर को कैंडू रिएक्टर भी कहते हैं। CANDU, कैंडू रिएक्टर भी कहते हैं। कैंडू रिएक्टर भी कहते हैं। कैंडू रिएक्टर भी कहते हैं। भारत में अधिकांश रिएक्टर इसी प्रकार के हैं। भारत में अधिकांश रिएक्टर इसी प्रकार के हैं। भारत में मैक्सिमम रिएक्टर क्या है? इसी प्रकार का रिएक्टर है, कैंडू रिएक्टर। एकदम सही है। चलिए, दूसरा लिखो PWR। दूसरा कौन सा है? PWR। PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। दाबित जल रिएक्टर, हिंदी में दाबित जल रिएक्टर। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, ठीक है? दाबित वाटर रिएक्टर। लिखो, इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में, इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में लगभग 3% संवर्धित यूरेनियम, लगभग 3% संवर्धित यूरेनियम मंदक और शीतलक के रूप में, मंदक और शीतलक के रूप में सामान्य जल पता है ना, H2O, सामान्य जल, और नियंत्रक छड़ के रूप में। ये बड़ा टॉपिक है, 1-2 दिन और चलेगा, ठीक है? रिएक्टर थोड़ा बड़ा टॉपिक है। कल ही हमने मोबाइल पर बात किया है, आज मत बात करवाओ। सामान्य जल, नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। देखो, जिसको मोबाइल ज़्यादा परेशान करता है ना, वो लोग एक काम करो, क्लास में कम से कम आने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। 1 दिन 2 दिन दिक्कत होगा, तीसरा दिन आदत लग जाएगा कि क्लास में घुसने से पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। साइलेंट नहीं करना है, स्विच ऑफ कर दीजिए। देखो, फिर फंस गया। कितनों समझाएंगे नहीं समझेगा। अरे स्विच ऑफ कर दो,
क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हम लोग दिन भर अपना स्विच अप पे रखते हैं, तो क्या दिक्कत है भाई, क्या जा रहा है, ठीक है। हाँ, जिसको बतियाना होगा वो जानता है कि रात में 8-9 बजे के बाद ये सब फ्री होगा, तो उसके बाद फोन करेगा। कुछ दिन दिक्कत हुआ, उसके बाद रास्ते बन गया है, और किसी प्रकार की कहीं कोई आकस्मिक घटना होगी तो मोबाइल थोड़े रोक देगा, जो होगा सो होगा, ठीक है। हाँ, होगा वही जो राम रचि रेखा, हम और आप क्या करेंगे, अपना कर्म करो। चलो छोड़ हटाओ, प्रयोग किया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन PHWR एंड PWR, दोनों में अंतर क्या है। अंतर पर थोड़ा पढ़ लेना, अंतर से क्वेश्चन पूछते हैं। PHWR और PWR दोनों का अंतर क्या है। PHWR में दोनों का फिगर दिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखने में भी तुम लोग बता दोगे कि सर इसमें अंतर है। PHWR और PWR, PHWR और PWR दोनों में मूल अंतर क्या है। आए? इतने में अंतर लिख दे बा। ए बालक गांडी उधारी रे, तुमको मेंस में लिखना है ये सब, ठीक है। तो इसके लिए कुछ अच्छा सुसज्जित कंटेंट रखो। ये तो देख ही लिया कि हाँ, एगो में भारी जल होगा और दूसरे में सामान्य जल होगा। कुछ और सीखो। कहना कि सर इसको जब भारत सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, मतलब है कि इसमें खतरा कम है, खतरा कम है। PWR खतरा ज्यादा होगा। क्यों खतरा कम है? क्योंकि ये संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग कर रहा है PWR, जो ज्यादा तेजी से, संवर्धित यूरेनियम का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा। यूरेनियम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है मेरे भाई, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि स्वतः रिएक्शन शुरू हो जाता है उसमें। सबसे बड़ी विशेषता यही है ना। अगर हम लोगों में कहीं सट गया ना, तो हम ही लोग में रिएक्शन शुरू कर देगा, हम ही लोग बन जाएंगे बम। बहुत खतरा है। जो लोग यूरेनियम रिएक्टर पे काम करते हैं ना, उनको बहुत व्यवस्थाओं में रखा जाता है। उनका कपड़ा जो है स्पेशल बनता है कि जो उस रिएक्शन को अप्रभावी कर सके। नग्न कपड़ा के इस कपड़ा से अगर पहुंच जाए, नग्न हाथों से पहुंच जाए, तो पता चलेगा उन्हीं में रिएक्शन शुरू हो गया, रासायनिक क्रियाएं उन्हीं में हो रही है। कितना खतरनाक चीज है, बहुत डेंजरस है। जो जितना ज्यादा लाभ देता है, जितना मजा आता है, उतना ही खतरनाक है। बात है कि सही है। दुनिया में जो चीज जितना मजा दे रहा हो, वो उतना ही खतरनाक है। तो इसमें बहुत मजा है। क्या मजा है कि 1 kg जो है यूरेनियम से 25 टन कोयले के बराबर एनर्जी निकाल सकते हो। समझ रहा है क्या फायदा है। हाँ, 1 kg से 25 टन कोयला के बराबर एनर्जी लेके आओगे। बहुत मजा है। हाँ, लेकिन खतरनाक भी। धीरे धीरे ना पढ़ाया जाएगा कि कितना खतरनाक है ये, इसलिए इसको तेजी से नहीं दौड़ा रहे हैं। पहला नंबर सुनना, इसको रिफ्यूल करने के लिए, इसको रिफ्यूल करने के लिए प्लांट को बंद करने की जरूरत नहीं है। जबकि इसको रिफ्यूल करने के लिए प्लांट को बंद करना अनिवार्य ही अनिवार्य है। जब तक प्लांट बंद नहीं होगा तो PWR रिफ्यूल नहीं होगा। पहला तो ये आप लिख देना। इसमें ईंधन छड़ें जोड़ी जा सकती है। और ये सुनो, लिखो मत अभी। इसमें क्या करते हैं ना कि जैसे यूरेनियम कैसे आता है, तो छड़ में आता है। यूरेनियम कैसे आता है, देखो ऐसे ही बना रहेगा रिएक्टर में, कल दिखाएंगे सब पिक्चर को। ऐसे ही छड़ होता है जिसमें ये सब यूरेनियम भरा हुआ है। ये सब क्या है, यूरेनियम है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे खत्म होता गया ना, वैसे वैसे एक्स्ट्रा छड़ इसमें जोड़ सकते हो आप। जबकि इसको जब रिफ्यूल करना होगा, तो इसको रिफ्यूल करने के लिए एक्स्ट्रा छड़ नहीं जोड़ना पड़ता है। पूरे प्लांट को बंद करके और जितना छड़ का ये कलेक्शन है उसको एक बार में डाल दिया जाता है, फिर छेड़छाड़ नहीं।
18 माह में एक बार इसका रिफ्यूलिंग होता है, और जब रिफ्यूलिंग होगा तो बंद करना ही करना पड़ेगा। और ये दुर्घटना के दृष्टिकोण से कम खतरनाक है, जबकि उसमें दुर्घटना ज्यादा होती है। दुनिया भर के अधिकतर दुर्घटनाएं PWR रिएक्टर में ही हुआ। जापान का फोकुशिमा दुर्घटना बहुत बड़ा उदाहरण है। किस प्रकार का रिएक्टर था? PWR का रिएक्टर था। तो थोड़ा सा इसका अंतर 2-3 कंटेंट में कर लीजिए। एक तरफ लिखिए PHWR में, फटाफट लिखिए। PHWR को रिफ्यूल करने के लिए, PHWR को रिफ्यूल करने के लिए, PHWR को रिफ्यूल करने के लिए प्लांट को बंद नहीं करना पड़ता है। प्लांट को बंद नहीं करना पड़ता है। आवश्यकता अनुसार उसमें ईंधन छड़ें जोड़ी जा सकती है। आवश्यकता अनुसार उसमें ईंधन की छड़ें जोड़ी जा सकती है। इधर लिख लेना PWR में, PWR को रिफ्यूल करने के लिए, PWR रिएक्टर को रिफ्यूल करने के लिए प्लांट को बंद करना पड़ता है। प्लांट को बंद करना पड़ता है। और ये प्रक्रिया 18 माह में एक बार होती है। 18 माह में एक बार होती है। नंबर 2 करो। पॉइंट नंबर 2, दुर्घटना की दृष्टि से भी PHWR अधिक सुरक्षित रिएक्टर है, क्योंकि इसे नियंत्रित करना आसान है। PWR पर करो। दुनिया के अधिकतर नाभिकीय दुर्घटनाएं PWR रिएक्टर में देखी गई है। अब हम लोग थोड़ा भारत वाले पर बात करेंगे। हम भारत सरकार ने जो काम करना शुरू किया है वो AHWR पर काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है? यहाँ AHWR पर। यहाँ देखो कितना काम का बात है। AHWR फुल फॉर्म, अब तुम अंदाज लगाओ, बहुत पढ़ लिया नहीं? अरे सबका नाक कान काट के अगवा कर दिया जाएगा। A4 क्या होता है? एडवांस। तो एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर नहीं हो गया क्या? HWR से फटाफट आना चाहिए। क्या होता है? एडवांस हेवी वाटर
रिएक्टर, एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर, एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। देखिए यह थोरियम आधारित रिएक्टर है, यह थोरियम आधारित रिएक्टर है। ग्लास ले लीजिए। थोरियम को, यह थोरियम आधारित रिएक्टर है। लिखो थोरियम को चले जाइएगा, वहां गर्म पानी होगा जहां टाइपिंग होता है। लिखो लिखो बंधु, चलो ठीक है, तुम लोग अपने लिए भी मंगा लो। क्या था, क्या बात कर रहे थे? यह थोरियम आधारित रिएक्टर है जहां थोरियम को यूरेनियम 233 में बदला जाएगा। जहां थोरियम को किस में बदला जाएगा? यूरेनियम 233 में बदला जाएगा। यूरेनियम 233 में बदला जाएगा। उसे ईंधन के रूप में, और उसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसमें शीतलक और मंदक के रूप में, ये सबको हाईलाइट करके रखना कि कोना में कौन शीतलक मंदक और क्या चल रहा है। शीतलक और मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाएगा। भारी जल का प्रयोग किया जाएगा। जबकि नियंत्रक के रूप में, बोरॉन का प्रयोग किया जाएगा। जबकि नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? बोरॉन का प्रयोग किया जाएगा। बोरॉन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखो कैसे संवर्धित करना है। ये जो थोरियम है इसका भार कितना होता है? 230/90, यही होता है ना। इस 230/90 को चेंज करना है कहां? यूरेनियम का सबसे उन्नत संवर्धन में। किसमें? इसको संवर्धित करके क्या बनाएंगे? हाँ, यूरेनियम 233-92 में लेकर के चलेंगे। भारत सरकार हमेशा, देखो हमारे पास जिस दिन पैसे नहीं थे ना, उस दिन हम लोग सोच रहे थे चांद पर जाने का। अब तो सब संसाधन है। तो विश्व में जितने देश थे, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सोच रहा था कि भारत तुमको आना ही पड़ेगा। काहे का? तो यूरेनियम का। हमने कहा रुको, तुम्हारा विकल्प तब बनाते हैं। और हमारे वैज्ञानिकों ने कहा सर चिंता मत करिए, अब ईंधन की कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो थोरियम मिलेगा कहां? केरल के तट पर मोनाजाइट बालू में। बालू कोड़ाएगा और बिजली दिलाएगा। सस्ता होगा कि नहीं बिजली? फ्रांस वाला हालात हो जाएगी।
कुछ समय पर फ्रांस आदि देश इंसेंटिव देते हैं बिजली कंज्यूम करने पर, इंसेंटिव भेज देंगे कि तुम कितना यूनिट कंज्यूम कर लिया है। इंसेंटिव समझते हो ना, प्रोत्साहन राशि। छुट्टी वट्टी के दिन में, सब दिन नहीं, जब हॉलीडे होता है, सब मैक्सिमम ऑफिस उद्योग सब बंद रहते हैं, तो उस समय भी अगर कोई बिजली का खपत करता है पूरा, तो भेज देते हैं कुछ इंसेंटिव अपने यहाँ से। क्यों भेज देते हैं? क्योंकि वे अब लगभग अपने मतलब खपत का 96% विद्युत जो प्राप्त कर रहे हैं वो नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी ले रहे हैं। तो अगर उस रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग नहीं भी हुआ तो वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, कहते हैं कि जिसने इसका मतलब है कि कंज्यूम किया है तो कुछ तो किया होगा ना, अरे कुछ तो किया होगा ना। अब तुम लोग जैसा दिमाग नहीं लगाया होगा। सोचो कि सर अगर ऐसे मिलेगा तो 2 गो पंखा 4 गो पंखा लगाएंगे, हीटर जला देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई बात नहीं। इससे सोचो ना कि क्या घटनाएं घटेगी, इसे ऊपर उठ करके सोचो। तो फ्रांस आदि देश इंसेंटिव देते हैं कि मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका, कि लोग उत्पादन किए होंगे और इस उत्पादन से राष्ट्र का भला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत अब किसी को? अब हम लोग अमेरिका, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या खाड़ी देशों के पास नहीं जाने वाले हैं। चलो ठीक है, लिख लो, एक लाइन लिखो, लिखो एक लाइन। FBR। आगे एक और प्रकार का रिएक्टर आना है। ये HWR में किसी को दिक्कत है? एकदम करेक्ट है। HWR के बाद आना है बंधुओं FBR। FBR ये भी रिएक्टर का एक प्रकार है। और जो क्लासेज तुम लोगों को मिल गई ना, हल्के में मत लेना, ठीक है? कोई कहीं पढ़ा होगा यहाँ तो फिर उससे देखना जाके साइंस सेंटर कि वो क्या पढ़ा है। वो सब बस स्पेस उसमें में घूमते रह जाते हैं, पढ़ते हैं केवल बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। वो यहाँ तक अप्रोच करना मुश्किल रहता है सबको। FBR क्या है भाई? तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। FBR क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। FBR ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। अभी नहीं लेंगे, लाइव में लेंगे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, FBR है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। लिखो FBR के अंतर्गत, FBR के अंतर्गत प्लूटोनियम 94, प्लूटोनियम प्लेटेनियम, प्लूटोनियम नहीं, प्लेटेनियम 94, प्लेटेनियम 94, यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 233, यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसमें शीतलक के रूप में, शीतलक के रूप में द्रव सोडियम, लिक्विड सोडियम, शीतलक के रूप में क्या करेंगे? द्रव सोडियम, सोडियम जानते हो ना? हाँ, द्रव सोडियम। और नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के रूप में कैडमियम की छड़ें, कैडमियम की छड़ें उपयोग में लाई जाएगी, उपयोग में लाई जाएगी।
थोड़ा सा न्यूक्लियर पर हम लोग बात करेंगे कि भारत में न्यूक्लियर संगठन कैसा है, नाभिकीय संगठन कैसा है, किस प्रकार के नाभिकीय संगठन पर काम हो रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जो नाभिकीय संगठन होता है, ये जो नाभिकीय कार्यक्रम है वो किसके अधीन होता है? किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होता है, सीधे हाँ पीएमओ के अंतर्गत काम करता है। कभी देखा रिएक्टर मंत्री कौन है? नहीं नहीं है, मतलब क्या है? हाँ डायरेक्ट ये पीएमओ के अधीन काम करता है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है। कोई प्रधानमंत्री बने, ये नहीं जताऊ है तो हुई, प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो कहानी वही रहेगी। और इस पीएमओ के नीचे एक एईसी होता है, एटॉमिक एनर्जी, बना देता हूं इसको मैं, एईसी होता है, एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन, एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन, एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन। पीएमओ के नीचे कौन रहेगा? एईसी रहेगा, एईसी रहेगा, एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन, परमाणु ऊर्जा आयोग, हिंदी में परमाणु ऊर्जा आयोग। अब ये परमाणु ऊर्जा आयोग दो प्रकार से बंटा होगा, एक परमाणु ऊर्जा विभाग होगा, एईसी दो डिपार्टमेंट में बसता है, एक होता है डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और दूसरा होता है बंधुओं इसी में एईआरबी, एईआरबी। देखो यही संगठन है, यही संगठन है। ये डीएई और एईआरबी, डीएई को क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और एईआरबी को क्या बोलते हैं बंधुओं? हाँ एटॉमिक एनर्जी ऑफ, हाँ नियामक होता है, नियामक बोर्ड, तो रूलर बोर्ड, नियामक मन क्या? रूलर बोर्ड, नियामक बोर्ड। ठीक है, अब इस विभाग के अंतर्गत बहुत सारे विभाग काम कर रहे हैं। डीएई के हिंदी वाले डीएई को क्या लिखेंगे आप लोग? हिंदी वाले लोग डीएई को क्या लिखोगे? परमाणु ऊर्जा विभाग। और एईआरबी को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। इसमें एनपीसीआईएल काम कर रहा है। इसमें कौन कौन कंपनियां काम कर रही है? एनपीसीआईएल काम कर रहा है। इसी में एक कंपनी है बंधुओं भाविनी, इसी में एक कंपनी है भाविनी, भाविनी ये काम कर रहा है। इसी में एक कंपनी है यूसीआईएल, यूसीआईएल। इसी में एक कंपनी काम कर रही है एनएफसी, एनएफसी। और इस प्रकार ये पूरा संगठन तैयार होता है। आए? सब 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 कंपनियां पढ़ा देते हैं आपको, काहे चिंता करते हैं? सब कंपनियां पढ़ा देते हैं। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन जो है दिक्कत नहीं है आप लोगों को? भाई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है छोटू, बहुत बढ़िया, महारथी है तुम। लेकिन कभी कभी विषाद रोग में ग्रसित हो जाता है नहीं? विषाद रोग समझता है? नहीं समझता है। बहुत सारे शब्दावलियों को हमने चेंज कर दिया। देखो
हर समय पर एस्पिरेंट में विषाद रोग आता है, इतिहास गवाह रहा है उसका। विषाद रोग, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी विषाद रोग से ग्रसित हो चुके थे, नहीं हुए थे क्या? गांडीव को रख दिया और कहा कि छोटे से राज्य के लिए ये ताऊ को मारें, भाई को मारें, गुरु को मारें, बढ़िया है कि इस राज्य से अलग है कि दूसरे दुनिया में चले। कृष्ण ने उन्हें विषाद रोग से बाहर किया और फिर जो था धर्म के रक्षार्थ युद्ध करने को प्रोत्साहित किया। वही भावनाएं रही ना। मगध में भी देखोगे, अपना पटना में तो चंद्रगुप्त मौर्य को विषाद रोग हो गया, नहीं हुआ? धनानंद का वध करने आए और इसी के पुत्री से प्रेम हो गया। ना तुम लोगों ने सुना ही नहीं? इसी के पुत्री से प्रेम हो गया। कहा कि एक छोटे से राज्य के लिए यदि प्रेम की बलि देना पड़े तो फिर गुरुदेव ये राज्य क्या करेंगे, इससे बढ़िया है कि अपना प्रेम पकड़ते हैं और तक्षशिला चलते हैं, वहीं पर आराम से कुछ भिक्षाटन उच्चाटन करके जीवन चला लेंगे। समझ रहा है? अब चाणक्य को लेने के देने पड़ गए। जिसको तक्षशिला से लाए, उत्तर प्रदेश में राजकीलम नाटक खेल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, कि राजकीलम नाटक से उठा के पाल पोस के बड़ा किए, अलैका बड़ा होके प्रेम में फंस गया। अच्छा लगेगा? तो चाणक्य ने विषाद रोग से उसे निकाला और एक लाइन दिया जो हर एस्पिरेंट के रूम में टंगा होना चाहिए कि प्रेम एस्पिरेंट के लिए नहीं है, प्रेम राजाओं के लिए नहीं है, प्रेम तो व्यापारियों के लिए है, प्रेम किसानों के लिए है। अब तुम सोचो किसमें हो? क्या? किसान, जी हां, किसानों के लिए है, प्रेम व्यापारियों के लिए है। ठीक है, हटाओ, चलो दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। एनपीसीआईएल बात करेंगे, एनपीसीआईएल पर बात करेंगे, एनपीसीआईएल पर, एनपीसीआईएल पर। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, प्राइवेट मत लिख देना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। देखो, देश की सबसे बड़ी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, देश की सबसे बड़ी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी है उसके बाद भाविनी लिखो दूसरा नंबर में, भाविनी। घर जाकर के फुल फॉर्म करते रहना, फटाफट करो। भाविनी, भाविनी लिखो। यह देश के एफबीआर अभी पढ़ाए एफबीआर ना, एफबीआर प्रकार के रिएक्टर को, एफबीआर प्रकार के रिएक्टर को ऑपरेट करती है। उसके बाद यूसीआईएल,
आगे कौन सी कंपनी है? यू सी आई एल, यू सी आई एल, यू सी आई एल। यह कंपनी देश में, यह कंपनी देश में यूरेनियम खनन के लिए, यह कंपनी देश में यूरेनियम खनन के लिए, देखो ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा आज का, ठीक है, मेंस तो ही है, प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। UCIL यह देश के यूरेनियम खनन के लिए एकमात्र कंपनी है इसका मुख्यालय कहां बना दिया जाए? बोलो। इसका मुख्यालय झारखंड के जादूगोड़ा में है, झारखंड के जादूगोड़ा में है। अब जादूगोड़ा में क्यों बनाया गया? हाँ, देश में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन झारखंड जादूगोड़ा से ही किया जाता है, इसलिए जादूगोड़ा में बनाया गया UCIL, ठीक है। मुख्यालय झारखंड के जादूगोड़ा में है। आगे लिखो NFC। NFC यह हैदराबाद में स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है तथा ईंधन छड़ें तैयार करती है, ईंधन छड़ें तैयार करती है, ईंधन छड़ें तैयार करती है। एक और है बंधुओं IREL, IREL, IREL। जी हाँ, देखो भारत विश्व में बहुत सारा दुर्लभ मृदा भी होता है, ये बात जानते हो कि नहीं? बहुत सारा दुर्लभ मिट्टी सॉइल भी होता है। पूरे विश्व के मृदा में 3% मृदा को घोषित किया गया है दुर्लभ मृदा, रेयर सॉइल। अंग्रेजी में क्या लिखोगे? ये रेयर सॉइल है सर। और भारत में जो है मतलब दुर्लभ मृदा का उत्पादन अच्छे स्तर पर होता है। दुर्लभ मृदा धातुएं इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर नाभिकीय ऊर्जा तक में प्रयोग की जाती है और भारत में इसका खनन इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड करता है। माने यही IREL इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड करता है। रेयर अर्थ में 17 धातुएं शामिल है, एक लाइन में लिख लो, फिर कल आलोचना वगैरह करेंगे। लिखिए भारत में दुर्लभ मृदा, भारत में दुर्लभ मृदा वैश्विक स्तर का 3% पाई जाती है। वैश्विक स्तर का कितना परसेंट? 3% पाई जाती है। दुर्लभ मृदा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर नाभिकीय ऊर्जा तक में की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा तक में की जाती है। ठीक है सब लोगों का? कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है?
कल से नया टॉपिक्स हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ अभी चल रहा है। जैसे तारापुर का नाम तुम लोग सुना है ना? तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में। वहाँ कौन कौन रिएक्टर है? रावत भट्टा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में। नहीं नाम सुना है क्या? कल इन चीज़ों को एक बार आप देख करके आना। इन सब पर कल से आपसे बातें हमारी होगी, और जिनको कोई समस्या हो बता दीजिए। थैंक यू सब।